हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉरपोरेट अकाउंटिंग कंपनी लक्ष्य हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लिक्विडेटर्स अकाउंट। लिक्विडेटर ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग के वो तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का सम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपको आज इस चैप्टर की सेकंड मेथड सीखने को मिलेगी। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 सम्स दूंगा, इसलिए आज का वीडियो भी बहुत ही खास रहेगा। इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, पहले वो मैं बता देना चाहूँगा कि सेकेंड मेथड का मतलब क्या है। तो जो सम आज हम सीखने वाले हैं वो हमारे NEP की बुक का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 35। नाम लिखा गया निराशा लिमिटेड। तो यहाँ पर सेकंड मेथड मतलब क्या, तो देखिएगा, जब भी हमारा जो अकाउंट होता है, जब हम उसे क्लोज करते हैं तो जो हमारा बैलेंस बचता है, जिसे हम सरप्लस वधारो बोलते हैं, उसे हम इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उन इक्विटी शेयरहोल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जो मेथड होती है ना, उसके आज सेकंड मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, हर एक इक्विटी का जो शेयर डीड प्राइस दिया गया ना, यहाँ पे पहले का 100 रुपया है, दूसरे का 50 है, तीसरे का 10 है और चौथे का 5। मतलब हर एक का क्या अनइक्वल है, अलग अलग दिया गया, इसको बोलते हैं अनइक्वल। जब भी हर एक इक्विटी शेयर का जो पर डीड जो शेयर डीड प्राइस होता है वो अलग हो, तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड मेथड आज आपको सीखने को मिलेगी। तो देखिए, थोड़ा और मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी हमारा जो फेस वैल्यू होता है पर शेयर, जो इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू होता है ना, शेयर डीड दासने की कीमत, वो जब इक्वल हो, जैसे हर एक का 2 दिए कि 3 इक्विटी शेयर, हर एक का अगर इक्वल हो, जैसे 100 है तो सबका 100 हो, 10 हो तो सबका 10 हो, तो वो इक्वल हो, तब हमने जो मेथड अप्लाई करना सीखी वो हमें अप्लाई करनी। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया, जो भी हमारा सरप्लस आता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग को पता रहेगा, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ। आज हम सेकंड सीखने वाले, जहाँ पर आपने देखा हर एक की फेस वैल्यू जो थी अलग अलग थी, चारों चार की अलग थी। वैसे चारों चार की इक्वल हो तो ही अप्लाई करता है, अगर किसी एक की भी अलग हो तो अनइक्वल हो जाता है। तो हमें नॉमिनल वैल्यू, दार्शनिक कीमत के रेशियो के बेस पर हमें वो कैपिटल डेफिशिएंसी जो मिलता है ना, मूडीट्यूड, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो ये नया टॉपिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद आप कौन से सम सॉल्व कर पाएंगे, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा 35 नंबर, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको नए टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। बट ये वाला सम्स ऑलरेडी मैंने ओल्ड वीडियो के अंदर कुछ वीडियो नंबर 5 में सॉल्व किया, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हो। इन सारे सम्स में आपको सेकंड मेथड्स के थ्रू कैपिटल डेफिशिएंसी, मूडीट्यूड को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखने को मिलेगा। और खास एक एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें डायरेक्ट ओनली आपको कैपिटल डेफिशिएंसी से चालू करना है। मतलब पहले से सरप्लस हमको वधारो की अमाउंट दे दी है, उसके बाद का ही कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना सीखने को मिलेगा। तो ये सारे सम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहले से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम सम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करूंगा, तो जस्ट एक बार इंग्लिश मीडियम की बुक में सम दिखा देता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर की सेकंड मेथड सीख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेकंड मेथड जब हार्ड पूछना तभी अप्लाई करता है, बट हमें सीखना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का सम्स पूछे हमारा रह ना जाए। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश मीडियम के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखे है। ठीक है, एक बार वीडियो को स्टॉप करके सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिएगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम्स वैसे इजी है, हमारे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम कम दी गई होती है, क्योंकि लास्ट में हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हमको एंट्रियाँ बहुत ही कम दी गई होती है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन सिखाया वैसे हमको करना है। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे, रिसिप्ट, आवक की साइड। अब स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो आप लोग को आता ही रहेगा। अब कैश एंड बैंक अकाउंट, सबसे पहले कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो हम लिखेंगे, रोकड़ अने बैंकनी बाकी। मैं हर एक सम्स के अंदर, हर एक वीडियो में आपको नया नया टॉपिक सिखाता हूँ। ठीक है, इसलिए सलंग आप वीडियो देखोगे तो आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो अब हमारे बैलेंस शीट में देखिएगा, लास्ट में हमको दिया गया रोकड़, दिख रहा है आपको कितना दिया गया, 10,000 दिया गया। तो सबसे पहले एंट्री रोकड़ की 10,000 की मैं एंट्री कर देंगे। अब आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट जो वधारा की माहिती यहाँ पर आ सकते हो, और सलंग आप एंट्रियाँ सारी कर सकते हो। ठीक है, सलंग कर सकते हो। चलिए पहला क्या दिया गया है, विसर्जन खर्च, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया गया। इंग्लिश में मैं बोल ही रहा हूँ, 2680 दिया गया। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, हमारा पेमेंट साइड होगा। पहले ही एक लाइन में आपको पता है सिक्योर आता है, इस सम्स में नहीं है तो लाइन नहीं छोड़ोगे तो चलेगा, बाकी 1-2 लाइन छोड़ देना है। हमारा एंट्री होगा सबसे ऊपर लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस गुजराती में विसर्जन खर्च, जो हमें समझ में हमेशा दिया गया होता है 2680 रुपीज़। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे मेन सीखे इसमें भी आपको नया सीखने को मिलेगा। मेहनताणु के अंदर भी इसमें सम्स में कुछ नया है।
तो जो लिक्विडेटर का जो मेथड ऑलरेडी हमको रकम दे रखी है, आप देख रहे हो अभी तक जो सम्स थी उसमें रकम नहीं थी, इसमें पहले से दे रखी है, मतलब कुछ और मिसिंग होगा। 9,320 हमको टोटल दे रखा है, जिसमें उसने क्या क्या लिया था, मिल्कतों ने जो उपज है ना उसका 2% लिया था, और बिन सलामत लेनदार उसका 5% लिया था। इंग्लिश में समझ गए, एसेट्स रिलायंस का 2% और अनसिक्योर क्रेडिटर का 5%। हमको अमाउंट निकाल के दी हुई, मतलब इन दोनों में से कुछ मिसिंग होगा, एंट्री कर देते हैं। सीखिएगा, मैं जो भी सम्स लेता हूँ वो ऐसा लेता हूँ जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक नए नए सीखने को मिले। ये है हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारा गुजराती में लिक्विडेटरનું મહેનતાણું, तो शॉर्टकट लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा जरूर। जहाँ पे हमको टोटल अमाउंट दे रखी है, पर टोटल से पहले अंदर लिखिएगा जरूर कि उसने किस किस पर लिया है। तो सबसे पहले उसने एसेट्स रिलायंस का 2% लिया है, एसेट्स रिलायंस मिल्कतोनी उपज उसका उसने 2% लिया है, मिल्कतोनी उपज का 2%। अब वो देखना पड़ेगा कितनी अमाउंट का 2% लिया है, ठीक है, और 2% कितना वो हमको दिया गया नहीं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड उसने जो लिया है अनसिक्योर, क्या बोला गया, अनसिक्योर जो क्रेडिटर थे ना, अनसिक्योर क्रेडिटर गुजराती में बिन सलामत लेनदार, उसका उसने 3%, कितना परसेंट लिया है, 3%। एक बार अगेन देख लेते, सॉरी अगेन परसेंट देखोगे ना 5% लिखा गया, ठीक है, एक बार इसलिए मैं देखा यहाँ पे 5% बोला। अब इन दोनों की अमाउंट कितनी इंडिविजुअल वो नहीं पता, टोटल दे रखा है, इन दोनों का मिला के उसने टोटल कितना लिया है, तो टोटल देखो 9,320, तो इन दोनों का मिला के 9,300, ये हमको फाइनल आंसर दिया। अभी इन दोनों का कितना इतने परसेंट के हिसाब से वो हम फाइंड आउट करेंगे, जो इजीली हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट एंट्री हमारा डिबेंचर होल्डर का दे रखा है, जिसमें तारीख बताया, मतलब इतने तारीख को उसको पेमेंट किया गया तो इतनी तारीख तक हमको उसको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। सितंबर 30 सितंबर तक का, 9वें महीने तक का दिया गया है, तो इसकी एंट्री सबसे पहले कहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंशियल आता है, फिर उसके बाद डिवेंचर आता है, पर इस सम्स में प्रेफरेंशियल दिया गया नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसके बाद एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर हमारे डिवेंचर होल्डर की एंट्री आ रही है, डिवेंचर होल्डर गुजराती में पूरा लिखिएगा, डिवेंचर होल्डर हो, जहाँ पे सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उनकी कैपिटल, जो सम्स में मूड़ी दी गई वो हम लिखेंगे, जो इस सम्स में आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको दिया गया है 50,000 उनकी कैपिटल है। अब सम्स के अंदर ही देखना कि उनका पुराना गए साल का या इस साल का कोई ब्याज इंटरेस्ट तो नहीं दे रखा है, तो हमको सम्स में मोस्ट ऑफ दिया गया था डिबेंचर बाकी ब्याज, ये ब्याज इस साल का बाकी होगा या पिछले साल का होगा, बाकी ब्याज है 2,000, तो पहले वो लिख देना है, ठीक है। जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो पहले लिखिए, चुकवानु बाकी ब्याज जो सम्स में हमको दे रखा था वो हमारा 2,000 आ गया। अब तारीख वाला, क्योंकि इनको पेमेंट कब की गई उसने तक ब्याज देना पड़ेगा, इनको हमने ईयर एंड हुआ तब नहीं किया पेमेंट, हमने इनको सितंबर तक पेमेंट दिया, तो सितंबर तक का उनको ब्याज चुकाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एडिशनल। साल एंड होने के बाद जितने महीने हमने एक्स्ट्रा लिए उतने का ब्याज देना पड़ेगा। ये हमारा एंडिंग कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, ठीक है, एंडिंग हो रहा है मार्च में, और ये हमारा सितंबर पूरा, तो कितने महीने का होगा एडिशनल, 6 महीने का होगा। समझ पा रहे होंगे, जो एडिशनल इंटरेस्ट है વધારાનો ब्याज वो हमारा 6 महीने का लगेगा, क्योंकि हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। उसकी मेन कैपिटल पर 50,000 का डिबेंचर होल्डर था, और कितने परसेंट का था, 8% दिया गया, 50,000 और उसका 8%, ये हमारा साल का निकलता है, पर हमको 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का निकालोगे तो 8% के हिसाब से 4,000 आएगा, और 6 महीने का करोगे तो 2,000, ये हो गया एडिशनल, जब उसको पेमेंट दी तब तक का ब्याज और उसका साल पहले का, ठीक है, तो टोटल मिलाकर उसको पेमेंट जाएगी 54,000। ये आपने सीखा होगा, पहले भी आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे अगर मैं फास्ट बोल भी रहा हूँ तो आप लोग को आता ही रहेगा इसके लिए, बट जो नया टॉपिक है उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए इसके बाद की एंट्री बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद कोई एंट्री है ही नहीं, ये सम्स में यहाँ पे थोड़े बहुत कम दिए गए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके लिए। अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं, अब आपको पता है सारा फिनिश होने के बाद हमको लायबिलिटी में आ जाना है। इक्विटी के सिवा बाकी सारी एंट्री हमको कर देनी होती है, जो हमको पेमेंट करनी है सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्रेफरेंस दिया गया, तो पहले प्रेफरेंस से होल्डर की एंट्री करेंगे, उसका कितना दिया है, टोटल कैपिटल 1 लाख दिया गया है, तो प्रेफरेंस की इसके बाद ही हम लोग करते। डिबेंचर होल्डर के बाद ही आता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की पेमेंट आती है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेना डिविडेंड है तो नहीं ना, तो सम्स में वैसे तो नहीं दिया है, इसकी टोटल कैपिटल है 1 लाख, तो डायरेक्ट आउटसाइड कर देते क्योंकि नाम को एडजस्टमेंट में कहीं लिखा गया, ठीक है, वरना एडजस्टमेंट में लिखता है डिविडेंड बाकी है कि नहीं, होता तो प्लस करते, नहीं है तो डायरेक्ट हमारा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का 1 लाख हो गया। चलिए इसके बाद हमको सम्स में क्या दिया है, इक्विटी दिया, तो सबसे लास्ट में जो पैसा आएगा उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यही मेन हमको सीखना है। इक्विटी के बाद डायरेक्ट आ जाइए डिबेंचर, हमने इसकी एंट्री कर दी, हो गया है।
लेनदार ये बाकी रह गया है, जो क्रेडिटर दिया ये बाकी रह गया। तो ये पूरा का पूरा पैसा, इसमें कोई दूसरा पैसा इन्वॉल्व तो है नहीं, तो पूरा पूरा कैसा आएगा, बिन सलामत अनसिक्योर माना जाएगा। कितना है 84,000। और ये हमारा डिबेंचर का ब्याज तो हो चुका है, ओनली लेनदार बाकी था क्रेडिटर। इसकी एंट्री करेंगे तो आपको पता है अनसिक्योर का कहाँ पे आता है, तो डिबेंचर होल्डर के बाद आता है, नीचे आता है प्रेफरेंस से ऊपर। तो यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं अब नीचे लिख देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाए आगे पीछे लिखोगे तो चल जाएगा, पर डिबेंचर होल्डर के नीचे लिखना होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट डिबेंचर होल्डर के बाद होता है, गुजराती में बिन सलामत लेनदारों, बिन सलामत लेनदार, जो पूरा पूरा आ जाएगा 84,000। अब देखिए हमारा लायबिलिटी साइड की सारी एंट्री हो चुकी है, कुछ बाकी नहीं रहेगा। आप देखोगे स्टार्टिंग से किया, सारी एंट्री हो चुकी। अब इस सम्स को एंड करना, अब यहाँ से आपका नया टॉपिक चालू होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। सबसे मैंने यहाँ पर टोटल तो दिया गया, इन दोनों के अंदर की अमाउंट अभी बाकी है। और उसमें सबसे मैंने एसेट रिलाइज, क्योंकि एसेट रिलाइज पर जो उसने पैसा लिया है तो एसेट रिलाइज का अमाउंट तो देना चाहिए, तो सम्स में नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ से फाइंड आउट होने वाला कि टोटल एसेट रिलाइज का कितना पैसा मिला है। समझिए मिलकत की उपज की रकम कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम अनसिक्योर का निकाल देते हैं कि अनसिक्योर क्रेडिटर हमारे पास आ चुके हैं। कितने अनसिक्योर, आप सम्स में देखिए अभी हमने एंट्री की 84,000। आई होप दिख रहा होगा 84,000। तो अनसिक्योर का हम लोग पहले निकाल देते। 84,000 का 5% उसने लिया होगा तो कितना अमाउंट होगा, 4,200। समझिए अब इसका कितना पैसा होगा, तो सिंपल है, जो टोटल है उन टोटल में से 4,200 माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ से लिया होगा 2% उसने एसेट रिलाइज मिलकत की उपज का गिना होगा। तो यहाँ टोटल में से माइनस कर देंगे यहाँ 4,200, तो बाकी मिलेगा 5,120। ये अमाउंट किस पे लिया उसने, एसेट रिलाइज मिलकत की ऊपर की जो अमाउंट होगी ना उसका 2% उसने ये गिना है। अब ये अमाउंट कितना वो हमको निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2% इसका गिना तब इतना आया, तो ये 100% हुआ कि नहीं हुआ। फिर से समझाना चाहूँगा, इसकी एंट्री पहले कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे आएगी। एसेट रिलाइज की टोटल अमाउंट कितनी है वो हमको नहीं दी थी, वो यहाँ से हमको मिल जाएगी। मिलकतोनी उपज, मिलकतोनी उपज, तो सिंपल आपको पता चल गया कि उसने 2% गिना और 2% के हिसाब से कितना आया, 5,120 आया। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2% के हिसाब से 5,120 उसने लिया है, तो ये 100% पे कितना, क्योंकि 100% पे अमाउंट गिनी होती है ना, तो 100 का इंटू और 2 का डिवाइड, तो ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट मिल जाएगी कि टोटल रिलाइज कितना था, मिलकत का पैसा हमको कितना मिला। तो 2,56,000 निकल के आया। कैसे किया, इंटू में 100 डिवाइड में 2, कि 2% के हिसाब से उसने 5,120 रुपया लिया है। तो यहाँ पे 2,56,000 का 2% गिनोगे तो हमको 5,120 मिलेगा। ठीक है, इस अमाउंट के थ्रू हमने कैसे एसेट रिलाइज निकला वो भी आपको क्लियर हुआ, और मैं जो प्रैक्टिस करने समझिए ना उसमें भी ये टॉपिक आपको अगेन करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर था। अब हमारे सारे टॉपिक हो चुका है, अंदर की जो अमाउंट थी वो भी आ चुकी है, ये जो मिसिंग था वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग टोटल मार के आगे की प्रोसेस करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक सीखना, जो सेकंड मेथड अब आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप रफ में टोटल कीजिए, यहाँ पे लिखना नहीं है। 10,000 और 2,56,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 3,66,000। और यहाँ पर सारी पेमेंट का टोटल मान लीजिएगा, सारी स्टार्टिंग से आपको दिख रहा होगा, आई होप सारी पेमेंट का टोटल मान लीजिएगा, तो आपको जो मिलेगा अब उसके थ्रू आगे कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। तो अब ध्यान से आप सीखिएगा जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सरप्लस वधारो, जिसके लिए हमको सिंपल सा क्या करना होता है, जो भी हमारा टोटल रिसिप्ट है, ठीक है, आवक साइड का जो टोटल है वो उसमें से माइनस करेंगे जो पेमेंट साइड का टोटल है। टोटल पेमेंट, गुजराती में कुल आवक माइनस कुल जावक। तो अभी आपने आवक का टोटल किया होगा, ठीक है, आवक का टोटल किया, 2 एंट्री थी हमारे पास, उसका टोटल आया 2,66,000। वहाँ पेमेंट में सारा आपने टोटल किया होगा लास्ट तक, ठीक है, तो आपको मिला होगा 2,50,000। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 16,000। तो इतना पैसा हमारा सरप्लस बचा। अब देखिए इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी मेथड लगानी पे, उससे पहले हम निकाल देते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, कैपिटल डेफिशिएंसी निकाल देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, इसलिए एक से ज़्यादा है तो आपको कैपिटल डेफिशिएंसी निकालना। अगर एक ही इक्विटी होल्डर तो डायरेक्ट 16,000 उसके नाम से एंट्री कर देते। हमारा गुजराती में मूडी टूट। तो सिंपल है, इसमें क्या करना है आप लोग को, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी पेड अप वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पेड अप वैल्यू, मतलब पेड अप कैपिटल माइनस क्या करते, जो हमारा सरप्लस है। थोड़ा इस बार लिख के भी समझा रहा हूँ कि ये आप लिख भी सकते हो। गुजराती में वसूल या फिर भरपाई, वसूल थયેલ मूडी, वसूल थયેલ मूडी या रकम माइनस वधारो, उससे पता चला कि कितना पैसा हमारे पास कम पड़ रहा है, कैपिटल डेफिशिएंसी हो रही है, मूडी की टूट कितनी हो रही है। तो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर दिए उसकी पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू मतलब जो बाहर होती है ना, ये पेड अप वैल्यू होती है, क्योंकि ये भरपाई के अकॉर्डिंग ही दिया गया। तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट बाहर की रकम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2,000 इंटू में 100 पूरा पूरा भरा ना, तो 2 लाख आया। या उसने 40 रुपया भरा था, उसका 50, लेकिन भरा कितना 40, तो 3,000 इंटू में 40 करोगे तो 1,20,000 आएगा। इसको इसलिए बोलते हैं भरपाई नहीं रकम, उन लोग ने इतना रुपया कंपनी में भरा है,
ठीक है। तो 2 लाख, 1 लाख 20, 24 और चौथे का 20,000, ये पेड अप वैल्यू का टोटल करना है, भरपाई नहीं रकम या वसूल की हुई रकम बोलते हैं इसको। आप चारों का टोटल कर रहे होंगे, मैं आज लिखा नहीं रहा हूँ, आपने किया होगा टोटल हमारा, तो 3,64,000 निकल के आ रहा होगा, समझ गए, सारे के सारे शेयर कैपिटल। अब माइनस हमारा सरप्लस निकला 16,000, तो हमारा कैपिटल कितना कम पड़ रहा है, कैपिटल कम पड़ रहा है 3,48,000। ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट। अब यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेथड आती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 मेथड है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ सम्स में 90% सम्स देखो ना फर्स्ट मेथड का ही होगा। पूरे चैप्टर के अंदर 4 से 5 सम है जो सेकंड मेथड के, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए आज दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो जब क्या चीज़ देखने की, फेस वैल्यू, क्या देखनी है, फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू, जो इक्विटी शेयर है ना उसकी फेस वैल्यू, मतलब दार्शनिक कीमत देखना है। यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, 5, जितने भी हो, 4 हो 2 हो, अगर उनकी इक्वल है कि यहाँ पे भी 100 है, इसका भी 100 है, मतलब 4,000 का 100 होता तो इक्वल मानकर, जो मैंने इससे पहले सिखाया वैसा हम सॉल्व करते कि नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड करते, क्या करते, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते, जो इक्विटी शेयर होल्डर है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, फिर पर शेयर आता, फिर माइनस करते हैं। आप लोग को याद होगा, ज़्यादा डिटेल में बोल नहीं रहो। पर जब अनइक्वल हो, क्या है यहाँ पर अनइक्वल है ना, पहले का 100 है, दूसरे का 50, तो अनइक्वल हो गया। तो अनइक्वल है तो नॉमिनल वैल्यू निकालना है और उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये होता क्या है, अब प्रोसेस समझिएगा, कब कौन सी लगाना वो तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालना है हमको। जिस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो रेशियो उसका प्रमाण निकला, जो किसके बेस पर निकलता है, नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, गुजराती में दार्शनिक कीमत या फिर दार्शनिक मूडी। तो देखिए कैसे आता है, तो जितने शेयर होल्डर यहाँ पे कितने, 4 ना, ए, बी, सी और डी, जितने उतने लिख दीजिए, ठीक है। अब उनकी कौन सी मूड़ी, ये वाली मूड़ी नहीं, इसको बोलते पेड अप वैल्यू, क्या बोलते, पेड अप कैपिटल बोलते, वसूल थैली या भरपाई थैली मूड़ी बोलते। हमको यहाँ लिखना नॉमिनल, मतलब उनकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो दार्शनिक कीमत है ना, फेस वैल्यू, उसके बेस पर उसकी कैपिटल लिखना है। जैसे पहले का 100 रुपया है, तो 100 इंटू में 2,000, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ऐसे तो नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख देना चाहिए, पर मैं समझा देता हूँ, 2 लाख आया, ठीक है। दूसरे के शेयर कितने, 3,000, उसकी यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो 40 के अकॉर्डिंग दी है, भरपाई के अकॉर्डिंग, पर हमको नॉमिनल उसकी मेन वैल्यू लिखना है। तो 50 रुपया जो शेयर की मूल कीमत है ना, फेस वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग 3,000 इंटू में 50, ठीक है, 3,000 इंटू में 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। ये होता है उनकी मेन नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पर 6,000 इंटू में 10, जो उसकी मेन फेस वैल्यू है ना, वो भरपाई वाला नहीं, तो 6,000 इंटू में 10, इसलिए यहाँ इंटू करके अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में अलग दिया होती है, बैलेंस शीट में आपको पेड अप वैल्यू, ये भरपाई की रकम दी गई होती है। चौथे का 5,000 इंटू में 5 रुपया उसकी वैल्यू है, 5,000 इंटू में 5, तो यहाँ पे आ गया 25,000। ये वैल्यू जो आई इसको बोलते हैं नॉमिनल, क्या बोलते हैं, नॉमिनल या दार्शनिक। इनका निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो, प्रमाण निकालना है। अब इसको जितना छोटा कर पाओ उतना छोटा करके उसका रेशियो बना दो। तो सबसे पहले 0 कॉमन देख लीजिए, 3 0 सब में कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कम से कम, इसलिए 3 0 पहले कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ 200 बचा, यहाँ पे 150 बचा, यहाँ पे हमारा 60 बचे और यहाँ पर 25 बचे, ठीक। अभी भी इसको छोटा करो तो इतना कर दो, ठीक है। बाकी कैल्शियम में करना तो हो जाता है, फिर भी छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 25 का डिवाइड सब में नहीं जा रहा है, 25 का इसमें जाएगा, इसमें, लेकिन 60 में नहीं जाएगा ना, 10 का डिवाइड सब में जाए, तो 5 का तो सब में जा रहा है, तो 5 का हम लोग डिवाइड देते हैं, 5 का इसमें 5 भर जाएगा, 5 का यहाँ पे देखोगे तो 12 भर जाएगा, 5 का यहाँ डिवाइड दोगे तो यहाँ पर 30 भर जाएगा, और 200 में 5 का डिवाइड दोगे 40। अब इससे छोटा होने से, तो ये हमारा फाइनल रेशियो, हमारा अनुपात या प्रमाण हो चुका है। टोटल कर लीजिए, टोटल हो रहा है 87। अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी आया ना, मूडी टूट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रेशियो समझे कैसे निकाला, कौन सी मूडी मैंने ली, चलिए अब इसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट में करके बता सकता था, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि इस मेथड को थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। जो हमारी अगेन मैं लिख देता हूँ जितने ए, बी, सी और डी। तो जो हमारी मूडी टूट आई है ना, कैपिटल डेफिशिएंसी 3,48,000, वो लिख देंगे 3,48,000। चारों के लिए कितना कितना हिस्सा है वो देख लेते हैं। उनका जो ओरिजिनल रकम होता है कैपिटल, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना कितना था देख रहा आपको, 40, 30, 12, 5, तो पहले का 40 डिवाइड में आएगा 87 टोटल, सेकंड का है 30 डिवाइड में 87। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को आता ही रहेगा, मोस्ट ऑफ कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं आपको, करना क्या है, आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो 40 के रेशियो में आप करोगे तो यहाँ पे 1,60,000 आएगा, कितना आएगा 1,60,000। दूसरे के हिस्से में आएगा 1,20,000, तीसरे के हिस्से में आएगा 48,000 और चौथे में आएगा 20,000। तो ये हमने जो कैपिटल डेफिशिएंसी आया ना हमारा, ठीक है, मूडी टूट, इसको हमने इस रेशियो में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह से आपने किया, 90% काम हो चुका है। अब डायरेक्ट हमको अमाउंट, देखिए सारे अमाउंट के ऊपर ही चल रहा है। फर्स्ट मेथड एकदम अलग थी, उसमें पर शेयर
शेयर डेट के बेस पर चलते थे, इसमें अमाउंट ही आ रही डायरेक्ट, ये उनकी अमाउंट है, इतना पैसा उनको हमारी अपनी कंपनी में लगाना चाहिए था, पर एक्चुअली उन्होंने कितना लगाया वो देखना है, इतना पैसा एक्चुअली में उनको लगाना चाहिए था। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आई होप नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ कर लेता हूँ अगला वाला स्टेप, ठीक है, आई होप यहाँ से समझ पाओगे। अब हमारे मेन अकाउंट में कितना आएगा, ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें कितना पैसा आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वापस सम्स पे आना, कहाँ पे आना है, सम्स पे आना है। अब यहाँ पर जो उनकी पेड अप वैल्यू ये क्या दर्शाता है, इन्होंने इतने कंपनी में पैसा लगाया है, एक्चुअली इतना पैसा वो हमसे मांगते हैं, तो ये लिख लीजिए जो था, इसको पेड अप वैल्यू बोलते हैं। पेड अप वैल्यू 2 लाख, दूसरा 1,20,000, उसके आगे का स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे का 24 और चौथे का 20,000, 24,000 और 20,000, बस ये हमारा फाइनल है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस कीजिए, क्या कीजिए, माइनस कीजिए। क्या माइनस करना है, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना कैपिटल डेफिशिएंसी, उसका जो आ रहा है, हर एक के शेयर होल्डर का जो हिस्सा आ रहा है वो माइनस करना है। कैपिटल डेफिशिएंसी जो हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया वो 1,60,000, 1,20,000, 48 और 20,000, ठीक है, आपने देख लिया होगा। तो पहले का था 1,60,000, फर्स्ट का है 1,60,000, दूसरे का है 1,20,000, तीसरे का है 48,000 और चौथे का है 20,000। क्या किया हमने, माइनस करना है। कौन सी रकम लिखी, जो हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की थी वो कैपिटल डेफिशिएंसी, और ये उनकी पेड अप वैल्यू, समझ गए। तो माइनस करो, यहाँ पे प्लस का आएगा 40,000, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 24,000, और यहाँ पे आ रहा है 0। अब देखिए प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या, प्लस मतलब इनको इतना पैसा हम और देंगे, रिटर्न करना है, परत करेंगे। लेकिन जो माइनस में आ रहा है इसका मतलब इनसे पैसा इतना लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी में जो पैसा लगाया वो कम लगाया, तो हमको देना ज़्यादा आ रहा है, तो हमको पैसा इतना लेना है। इसको बोलते हैं मंगावेल या फिर मंगावा, इतना पैसा मंगाएंगे, इंग्लिश में कॉल्ड अप, इतने इनके पास से पैसा मंगाया जाएगा। ये 0 तो इनको ना देना है ना लेना है, ठीक है। और टोटल आप करोगे ना प्लस माइनस करके, वो सरप्लस ही आएगा, जो हमारा सरप्लस बच रहा था ना 16,000, वही आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब सम्स में हमको ये 40,000 की एंट्री और ये 24,000 की एंट्री करना है। ये प्लस का है, मतलब इनको पैसा हम देंगे, हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड लिखना है। प्लस में आया ना, पेमेंट साइड ना यहाँ पे लिखेंगे। जो फर्स्ट ए वाला इक्विटी शेयर होल्डर था, मैंने यहाँ ABCD लिखा, सम्स में ऐसा लिखा भी हो शायद, इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम पेमेंट करेंगे डायरेक्ट 40,000, जो अमाउंट है डायरेक्ट वही लिख देना है, कितना, 40,000। और दूसरा 0 था तो उसकी तो कोई एंट्री करना नहीं, ना इनको देना है ना इनके पास से मंगाना है। तीसरे का माइनस में था, मतलब इनके पास इतना पैसा मंगाएंगे, मतलब हमारी रिसिप्ट आवक होगी कितना, 24,000। जो माइनस में आएगा ना वो यहाँ पर लिखना, क्योंकि उनके पास से पैसा मंगाएंगे। तो C कैटेगरी में होगा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर कितना अमाउंट था माइनस में, 24,000। अब माइनस साइन नहीं लिखना है, प्लस में ही लिखना है आपको, ठीक है। मतलब जो माइनस में आया वहाँ यहाँ पर रिसिप्ट आवक में आएगा, और जो प्लस में आएगा वो यहाँ पर, क्योंकि इनको पैसा रिटर्न करेंगे और इनके पास से पैसा मंगाएंगे। और चौथा वाला क्या था, 0 था, तो यहाँ पे कोई एंट्री आएगी नहीं। इन शॉर्ट में प्लस में हो तो हम पेमेंट करेंगे, इतना पैसा यहाँ पर पेमेंट साइड आएगा, और जो माइनस में उसकी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब बस अब टोटल मारेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा ही, इसलिए पुराना टोटल इक्वल होगा नहीं, अब टोटल नया आएगा। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट, समझ रहे हो। चलिए अब 3 अमाउंट है, तीनों का टोटल मान लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट साइड आई का अमाउंट का टोटल आप मारोगे तो हमको टोटल मिल जाएगा, जो हमारा नया टोटल होगा 2,90,000, 2,90,000। तो यहाँ पर इस तरह से ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाई चांस कहीं पे मैंने इस वीडियो में बोला भी हो सकता है, बट आपको क्लियर हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप। अगेन एक बार शॉर्टकट में अगर मैं बता दूं तो सबसे मेन हमने देख लिया कि हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स एंड अनइक्वल थे, तो अभी नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या, तो सम्स के अंदर जैसे हमने प्रोसेस करते, जो हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी जैसे निकालते वैसे ही निकालना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी वैल्यू, नॉमिनल, मतलब उनकी मेन वैल्यू, फेस वैल्यू के बेस पर, जो उसकी एक अनइक्वल थी ना, वो पर शेयर की वैल्यू के बेस पर जो हमारा कैपिटल आएगा ना, मूड़ी, उसका रेशियो जो निकलेगा, उसका जो प्रमाण आएगा, उस प्रमाण में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये अमाउंट हम माइनस करेंगे किस में से, जो सम्स में वैल्यू दी गई है, जो सम्स में ओरिजिनल जो उनकी दी थी पेड अप वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे। और देख लेंगे प्लस का आएगा तो पेमेंट साइड, माइनस का आएगा तो रिसिप्ट साइड, क्योंकि प्लस में हम लोग पैसा हम रिटर्न करेंगे, और माइनस में तो इतना पैसा हम वापस इनसे मंगवाएंगे, समझ गए। और बाकी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड कब अप्लाई करनी है अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप चैप्टर का कोई भी सम्स करोगे ना तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको दोनों मेथड अब आ चुकी होगी। और जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स दिए, तो ये सम्स लगाइएगा जरूर। हर एक सम्स में कुछ नया नया भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ सेम जैसे, और ये वाला सम्स में थोड़े नए टॉपिक एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेंगे। उसके लिए आप वीडियो नंबर 5 की हेल्प ले सकते हो, जो ओल्ड वीडियो होंगे ना हमारे, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। और ये पहले 15 नंबर का कर सकते हो, ओनली ये वाला टॉपिक कैपिटल डेफिशिएंसी मूडी टूट ही आपको सीखने को मिलेगी। फिर आप इस सम्स के
ऊपर आ सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक समझ देखा है और आपको क्लियर हुआ है, भले मैं थोड़ा बहुत फास्ट समझाया, हो सकता है आपको क्लियर हुआ तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे आई अंडरस्टूड लिखिएगा अगर ये यूट्यूब पर आ रहा है तो, ठीक है। बाकी आप समझ करो, आपका आंसर आ जाए तो डन भी जरूर लिखिएगा, और जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया वो समझ जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा तो आप लोग को पता ही रहेगा कि आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करने के लिए मैं सजेशन दूंगा। एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।